सो एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, हमने कहा एंट्रोपी के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी यानी कि क्यू यहाँ पे है हीट, ठीक है, और टी है बेटा यहाँ पे टेम्परेचर। बड़े ध्यान से समझना है, टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहे हैं, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डेल्टा एस क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम नहीं, ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर, आप सपोज करिए बेटा 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। ठीक है, तो 50 बच्चों को लगता है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे रेंडमनेस ज्यादा होगी, यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो बात बिल्कुल ठीक है, उनको ये बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा रेंडमनेस मिलेगी पार्टिकल्स के बीच में, और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो और भी ज्यादा रेंडमनेस होती है। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम 100 डिग्री पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ फिर। ठीक है, ये टेम्परेचर और एंट्रोपी फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ। हमें उनको लगता है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, जैसे टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। अब ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल उनका क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे एंट्रोपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज के बारे में बात हो रही है बेटा। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एंट्रोपी चेंज के बारे में। एंट्रोपी चेंज का मतलब ये है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर हीट सप्लाई करें तो उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। अब मैं इसको बहुत एक बार दो सिनेरियो कंसिडर करते हैं हम। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज के बारे में बात होगी। देखो, अगर यहाँ पे पार्टिकल्स, एक सिस्टम ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, सिस्टम बी है। एक मिनट रुकना बेटा। भाई इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, फिर ये मुझे चेंज करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। यस। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा कि सपोज करिए हमारे पास क्या है, अ, दो सिस्टम है, सिस्टम ए, ठीक है, और हमारे पास क्या है, सिस्टम बी। जब हम सिस्टम ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ए के बारे में बात करते हैं, तो सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दूसरा है बेटा, हम सिस्टम बी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स हैं। अब सपोज करिए, देखो ध्यान से समझना है अब आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे सपोज करिए कि टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या है, लेस, यानी कि कम रेंडमनेस होगी पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा, एंट्रोपी हाई होगी यहाँ पे। ठीक है, इस बात को समझो, देखो बेटा दोबारा से, अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स के बीच में रेंडमनेस कम होगी,
ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होगी, हाई होगी। यानी कि दो सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगी तो उस टाइम पे पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी। या सपोज करिए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। अब क्या किया है, हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज के देख रहे हैं। अगर ये मैंने 50, ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है बेटा, टेम्परेचर को तो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इसको मैंने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है बेटा। ठीक है कि भाई ये क्या है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना कांस्टेंट कर दिया है मैंने, 50 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट कर दिया है। अब सपोज करिए बेटा, मैंने इसको चेंज नहीं किया टेम्परेचर को, मैंने सिर्फ क्या किया है, इस सिस्टम को हीट सप्लाई की है। मैंने इस सिस्टम को क्या किया है, हीट सप्लाई की है, पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 100 जूल मैंने हीट सप्लाई की। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, 100 जूल क्या की है, हीट सप्लाई की। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो 100 जूल हीट मिली है ना, उससे फर्स्ट वाले सिस्टम पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि पहले जो पार्टिकल्स के बीच में मतलब रैंडमनेस थी, अब एकदम से ज्यादा रैंडमनेस आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो पहले एंट्रोपी थी, उससे अब जो फाइनल जो एंट्रोपी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, ज्यादा चेंज होगा। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा, कम होगा। अब इस बात को मैं, अब आप साइंस की लैंग्वेज में नहीं समझ पाओगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा जनरल लाइफ से मैं रिलेट कराती हूँ। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। अब इस बात को समझिए बेटा, क्यों हुआ इसमें एंट्रोपी चेंज लेस क्यों हुआ। ठीक है, इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करिए बेटा, दो हैं, मतलब दो बच्चों के बारे में बात करते हैं हम, 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्वियस सी बात है, उनके घर का माहौल अलग अलग है। ठीक है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ठीक है, दो स्टूडेंट है हमारे पास। जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, वो ऐसे माहौल में रहता है कि जहाँ पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। सपोज करिए वहां पे रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस मतलब का मतलब ये है कि जैसे हमारे घरों में होती हैं, भाई हमें क्या है, इतनी हम अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया है हम बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नाइट आउट कर लिया, हम बाहर घूमने चले गए, हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। यानी कि हम अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं। हम ऐसा नहीं है कि चिल कर लिया, चलो पिज्जा मंगवा लिया, बर्गर मंगवा लिया, मन किया दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। हम हमारे पास कुछ कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो हम बंधे हुए हैं थोड़े से। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2, यानी कि जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2 की बात करें, वो थोड़े से आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे माहौल में आता है जिसके ऊपर ज्यादा बाउंड्रीज नहीं है, मतलब ज्यादा बाउंडेशंस नहीं है, सॉरी। वहां पे वो क्या है भाई, उसके लिए बहुत आराम सी बात है, उसके पास पॉकेट मनी खूब सारी रहती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसके पास पॉकेट मनी काफी सारी रहती है, तो वो आराम से, वो हमेशा ही उसका नेचर ऐसा है कि अपने दोस्तों के साथ चिल करना, बाहर चले जाना, मूवी देख लेना, ऐसा हमेशा ही उसके घर का माहौल है। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, अब सोच के देखिए कि एक दिन जो स्टूडेंट नंबर 1 है, उसकी मतलब पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए, ठीक है, एक दिन के लिए, कि भाई चलो तुम यहाँ संभालना, हम बाहर जा रहे हैं। और एक दिन स्टूडेंट नंबर 2 के पेरेंट्स भी बाहर चले जाते हैं। पता है क्या है बेटा, जो स्टूडेंट नंबर 1, यानी कि जो स्टूडेंट 1 है, वो उसको ज्यादा आजादी फील होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा बंधा हुआ था। एक ही दिन के लिए तो उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं, और एक ही दिन के लिए जो सेकंड स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं। सोच के देखिए बेटा, जर्नल लाइफ से रिलेट करके देखिए। यहाँ पे ये जो बच्चा है, यानी कि स्टूडेंट 1, वो ज्यादा उत्पात मचाने की कोशिश करेगा। यानी कि अरे भाई मुश्किल से टाइम मिला है, ठीक है, आज तो अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, आज पार्टी करनी है। तो स्टूडेंट 1 ने क्या किया है, ज्यादा मतलब उसको ज्यादा फ्रीडमनेस, मतलब आप बोल सकते हो कि ज्यादा फ्रीडम फील हुई है, ज्यादा मस्ती करने के मूड में है। एकदम से उसका बिहेवियर ज्यादा चंचल दिखेगा आपको। जबकि स्टूडेंट नंबर 2 है जो, उसको देखो कि वो तो पहले भी इतने ही मजे करता था बेटा। ठीक है, उसके लिए तो मतलब पहले भी ये चीजें बहुत आम थी। तो उसके पेरेंट अगर एक दिन के लिए बाहर गए हैं, तो उसकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो समझ के चलो, जो बंधा हुआ है, उसको अगर एक दिन का गैप मिला, तो यहाँ पे ज्यादा रेंडमनेस मिलेगी, ज्यादा रेंडमनेस, यानी कि ज्यादा उत्पात मचाएगा, भाई मुश्किल से मौका मिला है। ठीक है,
और स्टूडेंट 2 जो पहले भी बहुत मस्ती करता था, ठीक है, उसमें रेंडमनेस क्या होगी बेटा, कम होगी। उसके लिए कोई अलग बात नहीं होगी, उसके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, कोई बात नहीं, चले गए पेरेंट्स, ठीक है, वो तो पहले भी ऐसे ही रहता था, यहाँ पे भी वैसा ही है बेटा। ये मतलब ये वाला ऐसा टॉपिक है जो मैं सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ की से समझा सकती हूँ, वैसे नहीं आएगा। मतलब अब इसको अपने कंसेप्ट में लेके आते हैं बेटा। कंसेप्ट में कैसे, देखिए सपोज करिए कि जो ये पहले वाला है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस है, उस पे तो ये बंधे हुए थे बिल्कुल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या थे, ये वाले पार्टिकल्स क्या थे, बंधे हुए पार्टिकल्स थे, ठीक है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे, ठीक है। ये वैसा ही हो गया जैसे स्टूडेंट 1, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे, ठीक है। और दूसरे वाला पहले भी मतलब बहुत उत्पात मचा रहे हैं। अब जैसे उसके पेरेंट्स एक दिन के लिए बाहर गए, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, जैसे ही एक दिन के लिए बाहर गए तो इसने क्या किया, उत्पात मचाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे वहां एक दिन का था, यहाँ पे मान लीजिए 100 जूल, उतनी वो आजादी थी ना बेटा एक दिन की, उसको ये मान के चलिए 100 जूल हीट, ठीक है। उस 100 जूल से इसको भी 100 जूल ही मिली है, इसको भी 100 जूल ही मिली है, बट उस 100 जूल का इम्पैक्ट जो है ना, वो इसके ऊपर ज्यादा आया है। यानी कि सिस्टम ए के ऊपर उस 100 जूल का इम्पैक्ट क्या आया है, ज्यादा आया है, और सिस्टम बी के ऊपर उस 100 जूल का इम्पैक्ट कम आया है। यानी कि यहाँ पे डिसऑर्डरनेस पहले ऑलरेडी पहले ज्यादा थी बेटा, तो थोड़ी सी डिसऑर्डरनेस, थोड़ा हल्का सा डिसऑर्डरनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखो, अब ये जो क्यों है, ये तो दोनों केसेस में सेम कर दिया मैंने। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कम था, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस वाले में एंट्रोपी चेंज क्या आया है, ज्यादा आया है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 था, 50 वाले में, तो वहां पे देखो, अब यहाँ पे 50 लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस तरीके से रिलेट करना है कि डेल्टा एस क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो ये जो टी है ये कांस्टेंट फिक्स है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है बेटा। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये टी क्या है, ये टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे और आपको मैंने पहले भी बताया बेटा, हम केमिस्ट्री में कहीं पे भी डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हैं, हम टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लिखोगे तो केल्विन में करना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को। तो सपोज करिए 20 डिग्री सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे रखा, तो अपने आप से आंसर आ जाएगा कि 20 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कि यानी कि टेम्परेचर कम है तो रेंडमनेस क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो कि 100 जूल इसको दी, 100 जूल इसको दी। अब उस बच्चे को सपोज करके चलिए, अब सारी केमिस्ट्री को भूल के और एक बार जर्नल लाइफ से रिलेट करके चलिए इसको। केमिस्ट्री भूल जाओ कि केमिस्ट्री पढ़ा रही है मैडम, आप ये मानिए कि एक ये वाला सिस्टम है, एक ये वाला सिस्टम, ये बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन है, और ये थोड़ा सा मतलब पूरा आजादी से जीने वाला बंदा है, ठीक है। अगर एक दिन का गैप आता है, यानी कि एक सेम इम्पैक्ट, सेम एक दिन का गैप मिलता है, तो इसमें ज्यादा रेंडमनेस देखने को मिलती है, इसमें आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा वाले में कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको उसके बिहेवियर में। तो यहाँ पे यही आएगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, कम आएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। अब कंसेप्ट बना लो, अगर ये वाला याद नहीं हो रहा है वैसे याद रखो, सोच के चलो कि टेम्परेचर कम था, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो वो डिसिप्लिन्ड है वो पर्सन, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो वो पार्टिकल्स क्या है, अरेंज्ड है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ी सी हीट से ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो पहले से ही पार्टिकल्स में रेंडमनेस होती है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि भाई मैं, अगर मैं आपको केमिस्ट्री से अलग जर्नल लाइफ से देख के आपसे पूछ लूं कि भाई देखो, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, रेंडमनेस किस पॉइंट पे ज्यादा है, सबको पता है बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या है, अरेंज्ड हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स हैं तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या है, मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है। अब 100 डिग्री वाले पे थोड़ा सा आपने थोड़ी सी हीट, 100 जूल हीट दी, और 0 डिग्री वाले पे तो 0 डिग्री वाले पे तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है। एंट्रोपी चेंज, कितना चेंजमेंट आया, कितना फर्क पड़ा, ठीक है, पहले वाले में और बाद वाली एंट्रोपी में कितना चेंजमेंट आया। तो ये है हमारा एंट्रोपी चेंज के बारे में, ठीक है। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अब मेरे हिसाब से ये एक्सप्रेशन आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये वाला अब आपको यही लिखना है,
जब आप नोट्स बनाओगे ना बेटा, ठीक है, तो ये जितना मैंने लिखवाया है ये सारा लिख लेना, और आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बार बताएंगे सभी बच्चे कि समझ आ गया या नहीं आ गया, फिर आगे बताते हैं, करवाते हैं बेटा। यस, कर लोगे बेटा? ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। बाकी सभी ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो अब आ जाता है हमारा, हमें समझ आ गया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में। और एंट्रोपी क्या लिखते हैं हम, हीट बाय टेम्परेचर। और ये रिवर्सिबल वर्क का काउंट करते हैं हम। हीट कौन से वाली बेटा, दो टाइप का वर्क पढ़ा, सॉरी वर्क पढ़ाया था हमने, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये वाली रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी रेंडमनेस थी। ठीक है, एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन पूछे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, अब आ जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, थर्मोडाइनामिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या बोलता है उसके बारे में समझते हैं बेटा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स ये बोलता है कि जो भी जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। कल वाली वीडियो में भी मैंने बात की थी, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की, कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो जाती है बेटा। कैसे, क्यों कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मैंने बताया कि देखो सनरेज तो आ ही रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन बनती है। दूसरा क्या बनता है, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, मैंने बताया था बेटा कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, अच्छा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर डेल एस क्या आई, पॉजिटिव आई। डेल एस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब पहले वाले से दूसरे वाले में जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो रेंडमनेस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए बेटा। ठीक है, वो रिएक्शंस क्या मानते हैं हम, स्पॉन्टेनियस मानते हैं। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। फिर से ये देखो दो कंसेप्ट है, डेल्टा एस तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, किसी भी स्पॉन्टेनियस। अब इन दोनों को कोलैब करके और तब कंसेप्ट आएगा डेल्टा जी के बारे में, जो आगे कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, गिव्स फ्री एनर्जी वाली। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। और क्या होता है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो वो सुनो बेटा, देखो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा हीट, ठीक है, एक होता है वर्क। ठीक है, हीट और वर्क, हम मेनली किसके बारे में बात करते हैं, एनर्जी की फॉर्म है, हीट से वर्क किया जा रहा है, यानी कि जो हीट सप्लाई की जा रही है उसको, उससे क्या किया जाता है, काम किया जाता है, यानी वर्क किया जाता है। एनर्जी की दो फॉर्म है जो एक दूसरे के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। एंट्रोपी फिजिक्स के हिसाब से जब बोलोगे तो उसमें क्या बोलना होता है, कि जो हीट होती है ना बेटा, वो क्या होता है, मान लीजिए आपने जितने भी जूल हीट की आपने दी, ठीक है, वो टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे ऐसा नहीं होता कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। एफिशिएंसी का मतलब समझिए बेटा कि आपने जितनी हीट दी है, सारी की सारी हीट, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि थोड़ी बहुत हीट सराउंडिंग में जरूर रिलीज होती है, कि पूरी की पूरी हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है बेटा, यहाँ पे कार्नोट साइकिल वाला। ठीक है, हम हमारे में नहीं है, हम क्योंकि हम थर्मो केमिस्ट्री के बारे में और इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एज एन टीचर मैं आपको बता देती हूँ वहां पे कैसे पढ़ते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे जो मतलब काम कराया जाता है, वर्क में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि हीट को किस में कन्वर्ट किया जाए, वर्क में कन्वर्ट किया जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी हीट्स को, 100% हीट को वर्क के अंदर क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स में यही वाली बात हम वहां पे पढ़ते हैं, डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला, हाँ ये जरूर है कि वर्क को 100% किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है। तो एक ये वाला आता है, और दूसरा एक थर्ड डेफिनेशन, तो ये तो हो गया हमारा फिजिक्स वाले डेफिनेशन, ठीक है, ताकि भाई फिजिक्स में भी पढ़ो तो आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। वहां पे कारनोट इंजन वाला कंसेप्ट आता है। और एक थर्ड डेफिनेशन क्या बताई, जो मैंने, ये स्पॉन्टेनियस। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल एस शुड बी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये तीन डेफिनेशंस हमें क्या करनी है, पढ़नी है। अब देखो, डेल एस का कंक्लूजन निकालते हैं। डेल एस अगर जीरो होता है तो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में। ये लास्ट में लिखना है बेटा आपको, एक क्लाउड बना के, ठीक है। कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम, सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में। डेल एस अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होंगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। और डेल एस अगर नेगेटिव होता है, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कंक्लूजन ये निकला है हमारा। तो देखो समझो, और डेल एस कैसे निकालते हैं ये हम कल भी बात कर चुके थे, और आज भी मैंने हल्का सा बताया है कि डेल एस प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वाले को क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो एंट्रोपी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कौन, जैसे मैंने क्लाउड बनाया है वैसे ही क्लाउड बना के आपको नोट्स में उतारना है इस तरीके से। तो आज वाला कंक्लूजन क्या क्या आज आपको करना क्या है, मैं समराइज कर देती हूँ। देखो बेटा, आपको लिखना है एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके लिए जो एक्सप्रेशन हमने बताया है, अभी जो कराया है हमने, ठीक है, जो ये वाला, और ये मैंने इसकी डिटेल आपको समझाई है कि टी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, किस तरीके से। तो वो पूरा आपको एक बार मतलब लिख लेना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना चाहिए, हिंदी में लिख लेना है ना, बिल्कुल जैसी भाषा में मैंने आपको समझाया है। दूसरा क्या होता है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको डेल्टा एस के लिए जो ये क्राइटेरिया मैंने बताया है ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है किसी भी रिएक्शन के लिए वो लिखना है। और उसके लास्ट में क्या लिखना है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, यानी कि आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो और डेल्टा, एक और चीज, डेल्टा एस यूनिवर्स की क्या होती है बेटा, यूनिवर्स की कैसे काउंट करते हैं, डेल्टा सब जानते हैं, डेल्टा एस सिस्टम की, ठीक है, प्लस डेल एस सराउंडिंग की, सिस्टम और सराउंडिंग की को हम क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा मतलब मर्ज हो गया है, बट यस, यू हैव टू राइट सराउंडिंग, डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्या कर देना है,